हेलो भटकती आत्माओं, कैसे हैं सब? आई होप सब मस्त होंगे। तो आ चुके हैं एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। एंड ये स्टोरी जो होने वाली है वो होने वाली है हरियाणा की। या तो तुम लोग सोचोगे भाई इतनी जल्दी कैसे खोल दिया भाई नाम। तो एक्साइटमेंट गाइस, एक्साइटमेंट। तो आज की जो हमारी स्टोरी सुनाने वाले हैं द ग्रैंड नानू। या मस्त सुनाते हैं भाई, टेंशन ना लो, तुम्हारे दादाजी का फील आएगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट गल करनी थी गाइज। मैं ये बोल रहा था, अगर तुम लोग को ये स्टोरी पसंद आती है तो भाई लाइक कर दिया करो यार, ऐसा थोड़ी होता है। सब्सक्राइब भी कर दो, कर देना चाहिए भाई, गरीबों का भी भला करो यार। हद है यार तुम लोगों से। खैर, हेलो नानू। हेलो राज। अब तुम जा सकते हो, बाकी मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। चलो दोस्तों, अब स्टोरी को शुरू करते हैं। यह कहानी 2019 में हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। नाम और स्थान बदले गए हैं। मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे एक मित्र के साथ घटी थी। यह बात तब की है जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में नया नया था और छोटे कस्बों की खबरें कवर करता था। 2019 की उस ठंडी सर्दियों में मुझे हरियाणा के एक छोटे से कस्बे की एक अजीब घटना के बारे में पता चला था। कस्बे का नाम था सिरसाना। यहाँ एक पुराना हवेली थी जिसे लोग राजा की हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानी बहुत पुरानी थी, लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बिल्कुल नई थी। उस समय शहर में कॉलेज के 5 दोस्त रहते थे: राहुल, प्रिया, आदित्य, सुमित्रा और विकास। ये सभी दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे और सर्दियों की छुट्टियों में अपने गांव वापस आए थे। राहुल इसी कस्बे का रहने वाला था और बाकी सभी उसके मेहमान थे। 31 दिसंबर की रात थी। नए साल का जश्न मनाने के लिए पांचों दोस्तों ने कुछ अलग करने की सोची। राहुल ने बताया कि कस्बे के बाहर एक पुरानी हवेली है जहां कभी राजा रहता था। अब वह खंडहर हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफी भव्य दिखती है। प्रिया ने कहा था कि वे वहां जाकर नए साल का स्वागत करेंगे। यह आइडिया सभी को रोमांचक लगा। आदित्य ने अपनी गाड़ी से जाने की बात कही। सुमित्रा ने खाना और पीने का सामान तैयार करने की जिम्मेदारी ली। विकास ने कैमरा और म्यूजिक सिस्टम लाने का कहा। रात के 10 बजे सभी तैयार हो गए। आदित्य की गाड़ी में सामान रखकर वे हवेली की तरफ निकले। रास्ता कच्चा था और जंगल से होकर जाता था। करीब 45 मिनट की ड्राइव के बाद वे हवेली पहुंचे। हवेली देखने में वाकई प्रभावशाली थी। 3 मंजिल की यह इमारत चांदनी रात में भूतिया दिख रही थी। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और कई जगह से टूटी फूटी थीं, लेकिन इसकी बनावट अभी भी शानदार थी। वे सभी हवेली के मुख्य दरवाजे से अंदर गए। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसकी छत बहुत ऊंची थी। दीवारों पर पुराने राजाओं की तस्वीरें लगी थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। विकास ने अपना म्यूजिक सिस्टम चालू किया। सुमित्रा ने खाना निकाला। प्रिया ने कैंडल जलाई क्योंकि बिजली नहीं थी। राहुल और आदित्य ने हॉल के बीच में कपड़े बिछाए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। वे गाने सुन रहे थे, खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। करीब 11:30 बजे प्रिया को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने ऊपर छत की तरफ देखा तो उसे लगा कि वहां कोई छाया हिली है। जब उसने दूसरों को बताया तो राहुल ने कहा कि यह सिर्फ कैंडल की रोशनी का खेल है, लेकिन प्रिया को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ठीक 12 बजे जब वे नए साल की बधाई दे रहे थे तो अचानक म्यूजिक बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। विकास ने सिस्टम चेक किया, लेकिन वह ठीक था। जब वह इसे दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। सभी ने सुना। यह आवाज साफ और स्पष्ट थी। कोई व्यक्ति ऊपर की मंजिल पर चल रहा था। कदमों की आवाज धीमी लेकिन भारी थी। आदित्य ने कहा कि शायद कोई और भी यहां आया है, लेकिन राहुल जानता था कि इस वक्त और इस जगह कोई नहीं आता। गांव के लोग इस हवेली से डरते थे। अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। फिर एक जोर की चीख सुनाई दी। यह चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ये कुछ और थी, कुछ डरावनी। सुमित्रा घबरा गई और वह राहुल के पास चली गई। प्रिया भी डर गई थी। विकास ने अपना फोन निकाला और टॉर्च चालू की। उसकी रोशनी में हॉल के कोने कोने को देखा गया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक हॉल के दूसरे छोर से एक आकृति दिखाई दी। यह एक लंबा काला साया था
जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसकी आंखें लाल चमक रही थीं और इसके हाथ में कुछ चमकीला था। सभी दोस्त डर गए। आदित्य ने कहा कि वे तुरंत वहां से निकलते हैं, लेकिन जब वे मुख्य दरवाजे की तरफ भागे तो पाया कि वह बंद हो चुका था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कुंडी किसी ने बाहर से लगाई थी। विकास ने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। आदित्य भी उसकी मदद करने लगा, लेकिन दरवाजा बहुत भारी था और मजबूती से बंद था। पीछे से वह काली आकृति और पास आ रही थी। अब वे देख सकते थे कि उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी लाल आंखें साफ दिख रही थीं। प्रिया चीखी और हॉल के दूसरे कोने में छुपने की कोशिश की। सुमित्रा भी उसके पीछे भागी। राहुल ने एक टूटी हुई कुर्सी उठाई और उस आकृति का सामना करने की तैयारी की, लेकिन वह चीज इंसान नहीं थी। वह तेजी से हवा में उड़ती हुई राहुल के पास पहुंची। राहुल ने कुर्सी फेंकी, लेकिन वह उसके आर पार हो गई। ये कोई भूत या आत्मा नहीं थी, ये कुछ और था। अचानक हॉल में भयानक बदबू आने लगी। ये सड़े हुए मांस की बदबू थी। साथ ही एक अजीब सी आवाज भी आने लगी, जैसे कोई हड्डियों को तोड़ रहा हो। विकास और आदित्य अभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुल गया और वे दोनों बाहर गिर पड़े। लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो देखा कि राहुल, प्रिया और सुमित्रा अभी भी अंदर थे। उस काली आकृति ने प्रिया को घेर लिया था। वह चीख रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सुमित्रा बेहोश हो चुकी थी। राहुल उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उस चीज को छू नहीं पा रहा था। विकास वापस अंदर गया प्रिया को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वह हॉल में घुसा, उस आकृति ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। अब वे उसका चेहरा देख सकते थे। यह कोई चेहरा नहीं था, बल्कि एक खाली खोपड़ी थी जिसकी आंखों में आग जल रही थी। आदित्य ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। हॉर्न की आवाज से वह आकृति परेशान हो गई और वह छत की तरफ उड़ गई। इस मौके का फायदा उठाकर सभी दोस्त बाहर भागे। प्रिया का हाथ कट गया था और खून निकल रहा था। सुमित्रा अभी भी बेहोश थी। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था। वे सभी गाड़ी में बैठे और तेजी से वहां से भागे। रास्ते में प्रिया को होश आया। वह बुरी तरह कांप रही थी और बार बार कह रही थी कि वह चीज उसका पीछा कर रही है। कस्बे पहुंचकर वे सीधे अस्पताल गए। प्रिया के हाथ में पट्टी बांधी गई। सुमित्रा को भी दवा दी गई। अगले दिन राहुल ने अपने दादाजी को यह बात बताई। दादाजी ने बताया कि उस हवेली में 50 साल पहले एक भयानक हत्या हुई थी। राजा के एक नौकर ने पूरे राज परिवार को मार डाला था। उसके बाद से वहां अजीब चीजें होती रहती थीं। गांव के लोग कहते थे कि हर साल 31 दिसंबर की रात को वह हत्यारा वापस आता है। वह उस दिन को दोहराता है जब उसने उन लोगों को मारा था। प्रिया के हाथ के घाव ठीक होने में महीनों लगे। सुमित्रा को कई दिन तक बुरे सपने आते रहे। राहुल ने फैसला किया कि वह फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले साल जनवरी में प्रिया को एक अजीब पत्र मिला। पत्र में कुछ नहीं लिखा था, बस एक तस्वीर थी उसी हवेली की। तस्वीर में हवेली की खिड़की में एक आकृति दिख रही थी जो उसी काली छाया जैसी थी। प्रिया डर गई और उसने यह बात राहुल को बताई। राहुल ने कहा कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन अगले हफ्ते सुमित्रा को भी ऐसा ही पत्र मिला। फिर विकास को मिला, फिर आदित्य को और अंत में राहुल को भी। सभी तस्वीरें अलग अलग थीं, लेकिन सभी में वही हवेली थी और सभी में वही काली आकृति दिख रही थी। हर तस्वीर में वह आकृति हवेली से थोड़ी और बाहर निकली हुई दिख रही थी। फरवरी आते आते प्रिया को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई उसकी खिड़की पर खटखटाता था। जब वह देखती तो कोई नहीं होता। सुमित्रा के साथ भी यही हो रहा था। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। राहुल ने फैसला किया कि वे सभी दोबारा उस हवेली जाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। उसने गांव के पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने बताया कि वह आत्मा अभी भी उनसे जुड़ी हुई है। जब तक वे उसे शांत नहीं करेंगे, तब तक वह उनका पीछा करती रहेगी। लेकिन मार्च में एक और भयानक घटना हुई। विकास का छोटा भाई अचानक बीमार हो गया। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। वह बार बार उसी हवेली के बारे में बड़बड़ाता रहता था जहां वह कभी गया ही नहीं था। आदित्य की मां को भी अजीब सपने आने लगे। वह रात में चीखती रहती थी।
अब सभी दोस्त समझ गए कि यह समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उनके परिवार तक फैल गई है। अप्रैल में राहुल ने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि वह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और वह बदला लेना चाहती है। तांत्रिक ने कहा कि एकमात्र तरीका यह है कि वे सभी फिर से उसी हवेली जाएं और उस आत्मा से माफी मांगे। लेकिन यह बहुत खतरनाक था, क्योंकि हो सकता था कि इस बार वह उन्हें जाने ही न दे। मई की एक रात को वे सभी फिर से उस हवेली गए। इस बार उनके साथ तांत्रिक भी था। उसने कई सुरक्षा के उपाय किए थे। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था। तांत्रिक ने हवेली के बीच में एक यंत्र बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद वही काली आकृति फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह और भी गुस्से में थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल हो रही थीं। उसने तांत्रिक पर हमला किया, लेकिन यंत्र की शक्ति से वह उसे छू नहीं पाई। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़े। हवेली हिलने लगी। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक वह काली आकृति चीखी और गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा शांत हो गई है, लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी कि अगर वे फिर कभी इस हवेली में आए तो वह वापस आ सकती है। उसके बाद से सभी दोस्तों को कोई परेशानी नहीं हुई। अजीब पत्र आना बंद हो गए। रात की आवाजें भी बंद हो गईं। विकास का भाई ठीक हो गया। आदित्य की मां के सपने भी ठीक हो गए। लेकिन आज भी वे पांचों दोस्त उस रात को भूल नहीं पाए हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, खासकर 31 दिसंबर की रात को। राहुल अब दिल्ली में काम करता है, लेकिन वह कभी अपने गांव नहीं गया। प्रिया की शादी हो गई है, लेकिन उसे अभी भी अंधेरे से डर लगता है। सुमित्रा ने अपना शहर ही बदल दिया है। विकास अब फिल्मों में काम करता है, लेकिन वह कभी हॉरर फिल्में नहीं देखता। आदित्य की अब भी रातों में नींद नहीं आती। वह हमेशा लाइट जलाकर सोता है और वह हवेली अभी भी वहां खड़ी है। गांव के लोग कहते हैं कि कभी कभी वहां से अजीब आवाजें आती हैं। 31 दिसंबर की रात को कोई भी उधर नहीं जाता। ये कहानी मैंने राहुल से सुनी थी जब मैं उस घटना पर रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उसने मुझसे कहा था कि वह नहीं चाहता कि यह बात ज्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि हो सकता है कि फिर से वह चीज वापस आ जाए। लेकिन मैंने सोचा कि लोगों को इस तरह की जगहों के बारे में सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें मुसीबत में डाल देती है। आज भी जब मैं किसी पुरानी जगह के पास से गुजरता हूं तो मुझे यह कहानी याद आ जाती है और मैं सोचता हूं कि कितने राज इस दुनिया में छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। उस हवेली का रहस्य आज भी बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वह काली आकृति क्या थी और क्यों वह उन बच्चों का पीछा कर रही थी। शायद कुछ सवालों के जवाब न जानना ही बेहतर होता है।